इन सब के चीज़ों के थ्रू समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं डाइट का क्या हार्ट अटैक से कोई संबंध है या नहीं है। ये देखा गया है कि हार्ट अटैक्स बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, लाइफस्टाइल आपको सही रखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तो डॉक्टर्स ही हैं जो कि जिनको हार्ट अटैक आया है, या और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो इतने फैटल हार्ट अटैक से गुजरे हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इतने हार्ट अटैक्स की वजह आखिर क्या है? एक मेजर वजह क्या है? आपको और हमको पता ही है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टेरियल वॉल की थिकनिंग इसमें हो जाती है। एथेरो मतलब एथेरोमा यानी कि इसमें प्लाक जम जाता है, एक कुछ डिपॉजिट सा वॉल पे होने लग जाता है, जिसको मोस्टली यही कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है। और ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, आर्टेरियल वॉल को सकरा करता चला जाता है। यहाँ से ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली हैम्पर हो जाती है। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो हार्ट को ऑब्वियसली पूरी तरह से ब्लड सप्लाई एक दिन ऐसा आएगा कि ब्लॉक कर सकता है। तो जब ब्लड सप्लाई कम होती है उसको हम कह देते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, और उसी का जो पेन होता है उसको हम कहते हैं एंजाइना। और जब ये कम्प्लीटली हार्ट ये सप्लाई रुक जाती है ब्लड की तो उसको हम कह देते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आ कहाँ से जाता है इतना सारा, जो कि सारे हार्ट डिजीज की वजह बनता है? तो आता है ये जो भी हम फैट खाते हैं, यानी कि हम सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स यानी घी, बटर टाइप ऑफ फैट। अनसैचुरेटेड मतलब कि जो भी ऑयल्स हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए मुझे आपको थोड़ा केमिस्ट्री समझानी पड़ेगी, जो कि बहुत बोरिंग होती है नेचुरली किसी के लिए भी, स्पेशली अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो। और एक बार आप इसको समझ गए तो ज़िंदगी में कभी कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, और आप कई बार अपने घर वालों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं कुछ फॉल्स उसमें पढ़ के, तो उनकी भी ज़िंदगी बचाने के लिए आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। आप खाते हैं, एक ऑयल खाते हैं, ठीक है? तो ऑयल का मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ऑयल कैसा दिखता है, केमिकली उसका बॉन्ड कैसे होता है और कैसे दिखता है। तो यहाँ मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो वो भी मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ कि सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब वही घी, वही सैचुरेटेड फैट, जिसको फैटी एसिड्स बोल देते हैं, क्योंकि उसमें COOH एक ग्रुप हमेशा लगा रहता है, ये एसिड ग्रुप कहलाता है, इसलिए हम इसको फैटी एसिड बोलते हैं, यानी कि ये घी। यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है इसका थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है इस कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अब आपको पहले वाले स्ट्रक्चर याद है ना, यानी कि फैट के स्ट्रक्चर कैसे थे और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें कहीं पे भी फैट का स्ट्रक्चर वैसे तो मिसिंग है, फैट का स्ट्रक्चर है ही नहीं इसमें। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल से ये बनता है। और इसकी पूरी प्रोसेस का कैसे बनता है, जिसका भी एक केमिकल जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस का भी मैं यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आप फिर कहेंगे ये तुम हम घुस गई केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री थोड़ी सी समझ लो, ज़्यादा नहीं है इसमें। थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि अभी समझ तो आए कि फैट का चक्कर क्या है कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है? तो ये पूरे प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि कहीं फैट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो फैट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। फैट एक डिफरेंट मटेरियल है। कोलेस्ट्रॉल में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर एक्चुअली में प्रोटीन में होती हैं, और एसिटाइल कोए जिसकी हमने बात की, या तो प्रोटीन से मिलता है या फिर वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कंपोनेंट है जो वो बनाता है, और इसकी अलग अलग प्रोसेस में ये बनता है एसिटाइल कोए, जो बॉडी में अलग अलग साइकिल्स होती हैं। क्रेब्स साइकिल है, फैट बनाने वाली साइकिल है, प्रोटीन बनाने वाली साइकिल है, कहीं कहीं पे ये बन जाता है या इसका रोल आता है उन साइकिल्स को कंप्लीट करने में। तो ठीक है, फैट डिफरेंट है, कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट है। जो VLDL LDL वगैरह की हम बात करते हैं वो कैरियर्स हैं, कैरियर सिस्टम है, प्रोटीन्स हैं, जिसके थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक और लिपिड है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स क्या सेम है, पर ये भी सेम नहीं है। ट्राई मतलब 3, यानी 3 जब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमने एक पॉकेट में बंद करके रख दिया, एक सैक में बंद करके रख दिया, तो उसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इससे थोड़ा स्टोरेज में आसानी होती है।
तो जब वो बहन जाती है तो दूसरे जितने फैट्स जाते हैं उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी जाता है अलग अलग जगहों में, इसका भी सेम काम है। तो हम मेन कल्प्रिट यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि अल्टीमेटली कौन सा वो डाइट पार्ट है जो कि हार्ट डिजीज कॉज कराता है। और सबसे ज़्यादा हमारा शक किस पे जा रहा है? कोलेस्ट्रॉल पे, क्योंकि सारी जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं वो सारी प्रोसेस हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बनना आप किसी तरीके से रोक दो ताकि आपको हार्ट डिजीज़ ना हो या हार्ट अटैक ना हो, क्योंकि यही एथेरोस्क्लेरोसिस की सबसे बड़ी वजह है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल इतना यूजलेस है हमारी बॉडी में? लेट्स सी। कोलेस्ट्रॉल के कुछ जो उपयोग है या बॉडी में जो उसका काम है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल काम आता है, ब्रेन में हमारे साइनेप्सेस बनते हैं। ब्रेन किस तरीके से काम करता है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है? साइनेप्सेस के थ्रू, राइट। वो साइनेप्सेस किसके बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। दूसरा, विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, किसके थ्रू? सन के थ्रू। तो सन के थ्रू यही कोलेस्ट्रॉल में जब सन की रेस पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी केवल बोन्स के लिए या केवल जो भी हमारी कैल्शियम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल ये कैंसर से भी प्रोटेक्शन देता है। तो विटामिन डी के मल्टीपल रोल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल बनाता है सेक्स हार्मोन्स, यानी जो कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये जितने भी हार्मोन्स मेल फीमेल हार्मोन्स हैं ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से। और सेल का हर स्ट्रक्चर, बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, एक एक सेल का जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जो राउंड मेम्ब्रेन है, तो उसकी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कहीं प्रोटीन होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलकर सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। कोलेस्ट्रॉल उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। और कोलेस्ट्रॉल बनाता है बाइल जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाइल स्टोन्स बनते हैं, गॉल स्टोन्स बनते हैं, यही कोलेस्ट्रॉल जो सॉलिडिफाई हो जाता है उसी के स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये बाइल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी को कितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए? इतना जितना आप कंज्यूम कभी कर ही नहीं सकते। यानी आपका लिवर 24 घंटे प्रोसेस में लगा रहता है कि कोलेस्ट्रॉल उसको बनाना है, क्योंकि उसको एक एक सेल, जो भी सेल डैमेज हो रही है उसको वापस रिपेयर करना है, उसको फिर से बनाना है। तो ये जितना भी सेलुलर रीजनरेशन की प्रोसेस है उसके लिए उसको हर वक्त कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो आप कितना भी बाहर से खा लें कोलेस्ट्रॉल, हम जैसे वेजिटेरियंस जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ लेते ही नहीं है, तो लिवर को तो सारा बनाना ही है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। तो इस कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट समझने के लिए एक स्टडी की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा कि अगर फैट से हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट जो भी ज़्यादा ले रहे हैं उनसे अगर हार्ट डिजीज़ हो रही हैं तो थोड़ा सा इसको और रिसर्च करके देखा जाए। तो उन्होंने 120 ओबीस लोगों को लिया जो ऑलरेडी मोटे थे। मतलब मोटे लोगों को अगर आप और भी ज़्यादा फैट दे रहे हो, मतलब आप बिल्कुल उनको मारने पे ही तुले हुए हो। तो उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं इस पर क्या होता है। तो उन्होंने 120 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और उनको एटकिन डाइट पे रखा। आज भी चलती है एटकिन डाइट। इसमें आपका जो कैलोरीज हैं वो आप सारी फैट से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम कैलोरीज लेते हैं, यानी सिर्फ 20 ग्राम्स कैलोरी आप पर डे लेंगे कार्बोहाइड्रेट से, और बाकी सब आपकी मेजॉरिटी में फैट से आती है, थोड़ी बहुत प्रोटीन से आती है। तो इस एटकिन डाइट पे जब उन लोगों को रखा तो ऐसी 2 स्टडीज़ हैं एक्चुअली, एक मैं मेंशन कर रही हूँ। तो उन्होंने देखा कि 6 महीने के बाद जो ओबेसिटी थी उन लोगों में वो नेचुरली क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन वो ओबेसिटी 25-30-35% अलग अलग इंडिविजुअल्स में कम हो गई। यानी उनका वजन 100 किलो से सीधे 60-70 पे आ गया, आइडियल वेट पे आ गया। और उनका VLDL की जो वैल्यू थी वो एकदम से कम हो गई। जो HDL की वैल्यू थी वो अच्छी खासी बढ़ गई। LDL के लेवल पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या, जो VLDL इतना ख़राब माना जाता है वो उसका लेवल तो एकदम कम हो गया और फैटी डाइट्स लेने से। HDL जो अच्छा है वो फैट खाने से और बढ़ गया। ओबेसिटी जो कि वैसी हार्मफुल है वो अच्छी खासी कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि फ़ैट खाने से हार्ट डिजीज़ नहीं होती। ये उनकी जो रिसर्च है उससे ये प्रूव हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, अगर VLDL का लेवल कम हुआ तो VLDL से ही तो कुछ पैसेंजर उतर जाते हैं, तो LDL बन जाता है ना। लेकिन LDL की वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हुई, यानी LDL हमेशा अनअफेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि LDL काम करता है रिसेप्टर्स के थ्रू। तो जो उसका जो ड्राइवर है ना, उसके पास एक ID कार्ड रहता है, स्पेशल ID कार्ड। वो जब जाता है अलग अलग सेल्स में, तो जहाँ पे भी वहाँ उस ID कार्ड को रिकॉग्नाइज करने वाला जो लगा रहता है सिस्टम, वहाँ पे सब जगह उसको एंट्री मिल जाती है। और जहाँ पे उसका ID कार्ड रिकॉग्नाइज नहीं होता वहाँ उसको एंट्री नहीं मिलती।
तो जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतना ज़्यादा LDL ब्लड से अब्जॉर्ब होकर टिश्यूज़ में चला जाएगा, और अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो जो LDL है वो ब्लड में ही रहेगा। पर ब्लड में ही रहेगा इसका मतलब ही नहीं वो बढ़ता रहेगा, वो हमेशा मैनेज होता है उसका लेवल, और उसका लेवल कांस्टेंट मेजॉरिटी में बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में आसानी से रख सकती है। कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें LDL का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी रिसेप्टर्स की ही परेशानी है। तो हमारी मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो अल्टीमेटली कौन है जिसने कि हार्ट डिजीज़ प्रोड्यूस की, लोगों को हार्ट अटैक दिया और मारा? बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं ऐसे लोगों पे जब ये बताया गया कि कब कब हार्ट रेट से जो होने वाली डेथ है वो अचानक से बढ़ गई, कब एकदम से कम हो गई। बहुत सारे इसमें ऐसा भी देखा गया कि जो जापानीज़ लोग हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस अमेरिकन से कई गुना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उनकी जो हार्ट अटैक से डेथ है वो 1/6 थी जितनी अमेरिकन में थी। तो अमेरिकन में ज़्यादा क्यों थी, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम जापानीज़ में और भी ज़्यादा थी? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मिले। कुछ लोगों ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 में खाना लोगों को कम देते थे, राशनिंग करते थे, उनको मनपसंद का खाना नहीं देते थे, तो उस समय हार्ट अटैक से लोगों की मौतें कम हुई। अब लोग बॉम्ब से मरेंगे कि हार्ट अटैक से मरेंगे? फिर उसके बाद बोला कि कुछ लोगों में देखा कि उसके बाद की जो कंडीशंस थी कई सालों तक, 30-40 साल में, कि बीच बीच में ऐसे फेजेस आए जब अचानक लोगों की भर भर के हार्ट अटैक से डेथ होने लगी, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में। तो ऐसा क्या हो गया उन लोगों में? तो आपको बता दूं कि क्या वजह थी उन लोगों में हार्ट अटैक की, और क्या ही वही एक वजह है हार्ट अटैक की जो बनती है। तो उसका नाम है स्ट्रेस। क्या? खोदा पहाड़ निकली चुरिया। स्ट्रेस, वही जो आप और मैं हर बात पे लेते रहते हैं। तो यही स्ट्रेस बनता है वजह हार्ट अटैक की। लेकिन अभी आपको मैंने रीज़न नहीं बताया है कि स्ट्रेस का हार्ट अटैक बनने का रीज़न क्या होता है। कुछ ना कुछ तो बॉडी में करता होगा ना स्ट्रेस, तब जाके हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में आपको बता दूँ। कुछ अच्छा स्ट्रेस जैसे हम डेली लेते हैं, हम डेली कुछ चैलेंजेस लेते हैं, आज 5 किलोमीटर चलना है, थोड़ा सा दौड़ना है, या फिर कुछ आउटडोर एक्टिविटी करनी है, तो ये कुछ फिजिकल स्ट्रेस हम लेते हैं, दिस इज़ गुड फॉर बॉडी। कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जैसे कि खेलना है, कूदना है, कुछ हमने लेक्चर दिया बहुत अच्छा हुआ, कोई अच्छी सी बिजनेस डील हो गई, कुछ कंपटीशन हम जीत गए, कहीं पे अच्छा सा हमने स्पीच दिया, ये सब गुड टाइप के स्ट्रेस, जहाँ आपको एक्साइटमेंट होती है, एड्रेनालिन बढ़ता है, बट आपको अच्छा लगता है, सो दैट इज़ गुड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस होता है जैसे फिजियोलॉजिकल जो बैड स्ट्रेस है, जैसे जहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, आपकी बॉडी थक गई है, फिर भी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको कहीं पे ट्रॉमा लग गया, चोट लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें कि कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, या फिर एक और बीमारी होती है एक्रोमेगैली जिसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें फिजिकल स्ट्रेस बॉडी में कॉज करती हैं। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो ख़राब स्ट्रेस करने वाले साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हार्ट डिजीज़ में। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि आपको अपनों से दूर कर दिया गया हो, आपको नेग्लेक्ट कोई कर रहा हो, बुली आप बहुत ज़्यादा झेलते हैं, रेसिज्म झेलते हैं, या कोई आपको रात दिन ताने मारता हो, या आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ लोग आपको हेट करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा पक्षपात करते हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है किसी वजह से, ये सब चीज़ें कॉज करती हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और ये वजह बनता है हार्ट डिजीज़ की, इसको हम बहुत नॉर्मल लेते हैं। लेकिन अब ये जाके बॉडी में क्या करता है इसका हम पैथोलॉजी समझते हैं, और उसके बाद हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये जब स्ट्रेस का लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो स्ट्रेस क्या बढ़ाता है बॉडी में? हार्मोन, कौन सा? कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन डायबिटिक लोगों में भी होता है, जिनको डायबिटीज़ है, जो स्मोक करते हैं, लंबे समय से स्मोक कर रहे हैं, और अगर इंजरी हुई है, सीवियर इंजरी है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्ट्रेस तो हमने बता दिया, कोकेन वगैरह जो लोग लेते हैं ऐसे लोगों में, इन सब में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, या फिर दूसरी डिजीजेज जिनकी हमने बात की थी, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह। तो इन सब में कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कॉर्टिसोल का लेवल का काम क्या है बॉडी में? सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, क्योंकि ये वैसे तो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है, आपको भागना है, दौड़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी देने की कोशिश करता है। तो ये बॉडी का जितना भी मटेरियल है वो सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज फॉर्म में ही एनर्जी मिलती है। तो इसने करना क्या शुरू कर दिया, जितना भी एडिपोज टिश्यूज़ में आपके जो
फैट सेल्स में इधर उधर जमा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड जमा हुआ था, या दूसरे फैट फॉर्म में जो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट जो भी था, उस सब को ऑर्डर मिला कि ये सब आ जाओ, सब लिवर में पहुंचो। क्या करना है, लिवर इन सब को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। लिवर के अंदर भी जो ग्लाइकोजन स्टोर रहते हैं उसको तुरंत वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्लड में निकाल देता है। तो ये फैट स्टोर था, ये भी लिवर में पहुंचा, ग्लूकोज में बन गया। फिर बॉडी में प्रोटीन है, तो जितना भी मसल का प्रोटीन है उसने कहा सब प्रोटीन को वापस लेकर आओ। तो सारा जो बॉडी का प्रोटीन है धीरे धीरे जाके लिवर में पहुंचता है और लिवर उस सब प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेज देता है। तो अक्सर जिन लोगों को डायबिटीज़ है लंबे समय से, या थोड़े डिप्रेसिव लोग हैं जिनको मेंटल स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम है, उनका मसल मास कम हो जाता है, मतलब उनकी मसल्स अच्छी मजबूत नहीं रहेंगी, बहुत कम मसल मास रहता है उनकी बॉडी में, और ये सब जगह से जाके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट भी जो बॉडी का है, जो आउटर, एक स्किन में फैट होता है और एक विसरा में फैट होता है, तो स्किन वगैरह में जो बाहर की लेयर्स में जो फैट है वो सभी फैट पहुंच जाता है कहाँ पे, विसरा में पहुंच जाता है। तो एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है, यानी पेट से आदमी मोटा दिखेगा और बाकी जगहों से आदमी पतला दिखेगा। तो कॉर्टिसोल ने पूरी बॉडी का सब कुछ जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे सब निकाल के पहुंचा दिया, उसका ग्लूकोज बन के ब्लड में पहुंच गया। तो ब्लड में इतना ग्लूकोज होता है तो उस ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है। इंसुलिन ने कुछ दिन तक तो काम किया, उसके बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए, इनफ इज इनफ। इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो गया बॉडी। तो ये ग्लूकोज का लेवल अगर आपकी बॉडी में लंबे समय तक बना रहा, बढ़ा रहा, तो ये करता है डैमेज, सारे टिश्यूज़ में डैमेज कॉज करता है। और यही डैमेज ये कॉज करता है आर्टीरियल वॉल में। आर्टरीज में एक अंदर सिंगल लेयर की, एक सिंगल सेल की एक लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। तो इस एंडोथेलियम में डैमेज करता है। नॉर्मली भी बॉडी में कहीं ना कहीं एंडोथेलियम में डैमेज होता रहता है, तो बॉडी के पास उसका रिपेयर सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। वो तुरंत वहाँ पे फाइब्रोनोजन भेजता है, जो कि फाइब्रिन नाम का एक नेटवर्क बना लेता है, तो मतलब क्लॉटिंग वहाँ पे होने लग जाती है ताकि ब्लड कहीं बाहर ना स्पिल हो जाए। तो आर्टरीज में तुरंत जहाँ पे छेद हो गया, कहीं डैमेज हो गया, तो तुरंत वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया। और इसी थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है एलडीएल, जो कि जब जैसे ही थ्रोम्बस बना वैसे ही जो भी घूम रहा था वहाँ पे एलडीएल, वो जाके वहाँ पे चिपक जाता है ताकि ये ब्लड बाहर ना जाने पाए। और साथ में एक सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं प्री एंडोथेलियल सेल्स, जो कि बोन मैरो में बनती हैं, स्टेम सेल्स बनाता है। और ये एंडोथेलियल, प्री एंडोथेलियल सेल्स जाती वहाँ पे और नई एंडोथेलियम की लेयर बना लेती हैं। तो अंदर की तरफ एक नई एंडोथेलियम बन गई और पीछे में जो डैमेज्ड पार्ट था वहाँ पे एक क्लॉट है, और धीरे धीरे यही क्लॉट एब्जॉर्ब हो जाता है आर्टीरियल वॉल में और धीरे से बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देती है, जैसे स्कैप फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड आपका सेफ रहता है। लेकिन जिनमें प्लाक बनता है, जिनमें बहुत ये कॉर्टिसोल का लेवल लंबे समय तक बढ़ने वाले जो लोग हैं, उनमें एंडोथेलियल डैमेज कई जगह पे होता है। लेकिन एक ही जगह अगर बार बार एंडोथेलियम डैमेज होने लग जाए तो फिर से क्लॉटिंग हुई, फिर थ्रोम्बस बना, फिर आके कोलेस्ट्रॉल चिपक गया, फिर जाके नए एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन चालू हुआ, फिर क्लॉटिंग हुई, फिर थ्रोम्बस बना, फिर ये जाके चिपक गया, फिर क्लॉटिंग हुई। तो जब बार बार ये चीज़ होती है तो ये थ्रोम्बस बड़ा होने लग जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि या तो ये आर्टरियल वॉल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, कुछ में से कुछ भी उसमें नहीं जा पाता, और कई बार ऐसा होता है कि ये अंदर में जो इंटैक्ट एक और वॉल बन गई है, ये दोनों की वॉल जो मोटा सा हिस्सा बन गया है वो रप्चर हो जाता है। तो अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल के चला जाता है और वो जाके आर्टीरियल वॉल को ब्लॉक कर देता है, कहीं भी जाके वो थ्रोम्बस फंस जाता है। और यही वजह बनता है किसका, हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, या फिर इवन स्ट्रोक का। अगर ये कैरोटिड आर्टरी में हो जाए तो आपको ब्रेन में भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कभी हैमरेज होता है तो भी क्लॉटिंग हो जाती है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे ये हम धीरे धीरे कैसे बिल्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों में ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन, प्लाक खूब बड़ा हो जाता है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आती है हार्ट अटैक। यानी कई समय से चलता आ रहा है, बार बार डैमेज हो रहा है और बार बार रिपेयर की कोशिश चल रही है। ये 2-4 दिन की प्रोसेस नहीं, कई बार हो सकता है सालों तक ये वहाँ पे ऐसा होता आ रहा हो और आपको कुछ उसका अंदाज़ा नहीं हो, क्योंकि हार्ट मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको ये पता है कि पैदा होते ही और मरते दम तक हमको काम करना रुकना नहीं है। तो वो क्या करती हैं, पहले जब देखती हैं कि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम आ रही है तो कुछ दिन तक वेट करती हैं, वो अपने ब्लड की जो नीड है उसको कम कर देती हैं। तो वहाँ पे कई बार
कहीं कहीं पे स्कार टिश्यूज़ बनने लग जाते हैं मायोकार्डियम में, मतलब मायोकार्डियम मतलब हार्ट की मसल्स में, तो ताकि ब्लड सप्लाई की वहाँ पे ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाए। और उसके बाद वो कोलैटरल्स बना लेती हैं कि चलो भैया नहीं आ रहा ब्लड, तो चलो इधर उधर से दूसरी आर्टरीज डेवलप कर लेते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना भी हो सके आपकी हार्ट मसल्स बहुत एडवांस लेवल की, अनलेस कि आप इन्हें इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, और वो भी नॉर्मल स्थितियों में डैमेज इतना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा डैमेज बॉडी बिना पता चले किसी को भी रिपेयर करती रहती है, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन जब ये कोई लंबा, जैसे कॉर्टिसोल का लेवल लंबे समय तक बना हुआ है, तो नेचुरली डैमेज बहुत बढ़ गया, तब जाके थ्रोम्बस की प्रॉब्लम आएगी और तब जाके इस तरीके का हार्ट अटैक आता है, जो कि नॉर्मली लोग को ये पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम उस लेवल तक पहुंचती है कि आपको पता चले, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखा गया है, वहाँ पे एलडीएल देखा गया, जिसको कि सारी मुसीबतों की जड़ बताया गया। अब नॉर्मलिटी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब इन ब्लड क्लॉट को देखा गया, डाइसेक्ट करके देखा गया, कैसे पता चला कि ये बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं और बार बार डैमेज होने के बाद ही ये सब चीज़ हो रही है। तो जब उस क्लॉट का डाइसेक्शन करके देखा गया, तो पता चला कि इसमें जितनी भी लेयर्स हैं, जो प्लाक की जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, वो एक टाइम पे नहीं बना। वो एक बहुत पुराना प्लाक बना हुआ है, फिर उसके ऊपर दूसरे नया बना हुआ है, फिर उसके ऊपर और नया बना हुआ है। यानी कि इससे समझ में आया कि बार बार वहाँ पे डैमेज हुआ, और इस वजह से बार बार वहाँ पे रिपेयर के कारण वो प्लाक इतना बड़ा हो गया, जो कि डेंजरस हो गया। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो आप फैट खाने से डर रहे थे, आप कोलेस्ट्रॉल से डर रहे थे, दुनिया भर की चीज़ों से डर रहे थे, और रोज़ भर के स्ट्रेस ले रहे थे, और यही वजह है कि आजकल इतनी कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और एक डॉक्टर जो खुद हार्ट स्पेशलिस्ट थे, इतने सारे उन्होंने ऑपरेशन किए, नेचुरली वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहे होंगे, अगर वो डेली इतने सारे ऑपरेशन करते थे, तो वही स्ट्रेस शायद उनके लिए जानलेवा बन गया। तो स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे उपाय ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कर चुके हैं, एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।